11th क्लास जो लेसन हमने पिछले टर्म पे शुरू किया था वो था हमारा ऋजुरेखीय पथ पर गति। उसमें हमने आपको शुरू में निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और दूरी और विस्थापन में अंतर बताया था। उसका थोड़ा सा रिवीजन अभी हम आज करेंगे। इसमें एक समय पहले हम लेके चल रहे हैं कि एक समान व असमान गतियाँ क्या होती हैं। एक समान गति मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। जैसे मान लो कि ये 1 सेकंड में, मान लो एक कार यहाँ से चलना शुरू करती है और 1 सेकंड में इसने ए से बी तक जो दूरी तय की वो है हमारी 20 मीटर। ठीक, या अगले 5 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद बी से सी तक फिर आई, फिर इसने अगले 5 सेकंड में फिर 20 मीटर दूरी तय की, फिर सी से डी तक आई, फिर इसने अगले 5 सेकंड में फिर 20 मीटर दूरी तय की। यानी कि जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी चलती है तो उसे हम बोलते हैं एक समान गति। लेकिन अगर वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यानी कि अगर कार यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू करे और 5 सेकंड में उसने पहले 20 मीटर दूरी तय की, फिर अगले 5 सेकंड में उसने 30 मीटर दूरी तय की, फिर अगले 5 सेकंड में उसने खाली 10 ही मीटर दूरी तय की, तो समय अंतराल तो समान है लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरियाँ कैसी है, अलग अलग। तो ये जो गति है ये हमारी बोली जाती है असमान गति। तो असमान गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है तो वो असमान गति होती है। और एक समान गति क्या होती है, एक समान गति में वस्तु क्या करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। अब इसके बाद दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है बच्चों। पहले तो दूरी क्या है, दूरी एक हमारी ये एक अदिश राशि होती है और जो विस्थापन होती है वो एक हमारी सदिश राशि होती है। और अदिश और सदिश तो आपको पता ही होगा। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वो राशियाँ इसमें खाली हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं अदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो वो हमारी सदिश राशियाँ होती है। तो दूरी हमारी अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, दूरी क्या होती है, किसी निश्चित अंतराल में किसी पिंड द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, है ना। तो किसी निश्चित समय अंतराल में पिंड द्वारा तय की गई पथ की लंबाई वो हमारी दूरी होती है। और विस्थापन क्या होता है कि किसी पिंड द्वारा तय की गई या किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वो विस्थापन होती है। ठीक है, तो किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर किसी वस्तु ने चलना शुरू किया, मान लो ये वस्तु हमारी यहाँ से यहाँ तक चल के आई ओ से पी तक, और फिर ये पी से क्यू तक हमारी वापस लौट आई, और ओ से पी तक की दूरी हमने मान ली 80 सेंटीमीटर है, और पी से क्यू तक की दूरी हमने मान ली, ये जो दूरी है ये हमारी 20 सेंटीमीटर है। फिर अगर आपसे कहा जाए कि दूरी और विस्थापन निकालिए, तो दूरी इसमें बच्चों क्या होगी, पहले ओ से पी तक गया, फिर पी से क्यू तक गया, तो यहाँ पर जो दूरी क्या होगी, तय किए गए पथ की लंबाई, यानी कि पहले 80 चला फिर 20 चला, तो कुल पथ की लंबाई कितनी होगी हमारी, 80 + 20 यानी कि 100 सेंटीमीटर। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन मैंने क्या बताया कि वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर, वो क्या कहलाता है, उसका विस्थापन कहलाता है। तो इस समय जो इसका विस्थापन होगा वो हमारा प्रारंभिक स्थिति तो ओ पर थी और अंतिम स्थिति हमारी क्यू पर है।
तो इनका जो अंतर है वो हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, तो विस्थापन के लिए आप क्या करोगे, ये पोजीशन और इसको अगर हम इसमें विस्थापन निकालेंगे तो ओ से पी तक का जो विस्थापन होगा, ओ से पी तक की गति में विस्थापन, ओ से पी तक की गति में विस्थापन अगर निकालें तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 पर है और ये 80 है, तो 80 माइनस 0 यानी कि 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, और अगर P से Q तक का विस्थापन निकालें, P से Q तक का विस्थापन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी 80, ये पोजीशन तो मेरी 80 पर है और ये 20 पर है, तो 20 माइनस 80 यानी कि माइनस 60 हो गया। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हमारा, माइनस साइन हमारा यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आप ये देख सकते हो कि विस्थापन में यहाँ पर हमारे पास विद साइन आपकी वैल्यूज़ को लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विस्थापन को निकाल, तो ये हमारा दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो दूरी होती है ये पॉजिटिव होती है हमेशा, ये नेगेटिव या शून्य नहीं होती है ना। और जो विस्थापन होता है हमारा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो विस्थापन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो हमारा जो दूरी होती है, तो दूरी जो होती है, दूरी अशून्य संख्या होती है हमेशा, तभी 0 नहीं हो सकती। ठीक, और जो विस्थापन होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य कुछ भी हो सकता है। दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो या तो 1 के बराबर हो होता है या 1 से बड़ा होता है। और जो दूरी होती है वो पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। जो दूरी होती है इसका जो परिमाण है, दूरी का जो परिमाण है इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है, और इसका जो परिमाण होता है विस्थापन का वो दूरी के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। ये पॉइंट आप यहाँ नोट कर सकते हो कि इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा होता है। और विस्थापन में क्या होता है, इसका परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। तो ये मेन आपका हो गया दूरी और विस्थापन में अंतर। अब इसके बाद आता है आपका, अब इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा चाल और वेग। चाल और वेग में क्या अंतर होता है, पहले सबसे पहले चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। तो आप डेफिनेशन पहले यहाँ लिख लो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर पर सेकंड। अगर फॉर्मूला लिखें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय अंतराल। ठीक, अब इसके बाद जो चाल होती है वो दो प्रकार की होती है बच्चों, एक समान चाल और असमान चाल। जैसा कि नाम है इसका एक समान। एक समान का मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जैसे कि पहले मैंने पीछे बताया
कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम कहते हैं एक समान चाल। जैसे कि एक कार 3 घंटे में मान लो 75 किलोमीटर दूरी करती है, फिर अगले 3 घंटे में भी 75 किलोमीटर चलती है, तो उसकी चाल को हम क्या कहेंगे, एक समान चाल। ठीक। और असमान चाल क्या होती है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है उसे हम कहते हैं असमान चाल। ठीक। जैसे कि मान लो एक कोई कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में 25 किलोमीटर चली, फिर अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली, तो उसकी जो चाल होगी वो हमारी क्या होगी, असमान होगी, क्योंकि समय तो समान है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन उसके द्वारा तय की दूरी कैसी अलग अलग है। अब इसके बाद असमान चाल को फिर से बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब औसत चाल क्या होती है बच्चों, हम लोग देखते हैं कि डेली लाइफ में जो वस्तुएं होती हैं वो ज़्यादातर असमान चाल से गति करती है। जैसे कि स्कूटर से जब हम कहीं जाते हैं या कार से कहीं जाते हैं तो हम एक ही स्पीड से तो नहीं चलते हैं, कभी हमारी स्पीड बढ़ती है, कभी कम होती है, तो कभी कितने समय में कुछ एक अगले 1 मिनट में 2 मिनट में अलग डिस्टेंस कवर करते हो, अगले आधे घंटे में अलग डिस्टेंस कवर करते हो। तो उस वस्तु की मोशन को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर हम औसत चाल का प्रयोग करते हैं। तो औसत चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल का अनुपात वस्तु की औसत चाल कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल लगा समय। तो किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अब इसके बाद तुम्हारी औसत चाल में भी हमने कई सारे कुछ पॉइंट्स लिए हैं, कई सारी कंडीशंस ली हैं। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, सबसे पहले जो कंडीशन औसत चाल में कुछ हम लेके चल रहे हैं, औसत चाल की विशेष स्थितियाँ। ठीक। अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है कि जब कोई वस्तु S1 S2 S3 दूरियां चल रही है और उसके जो वेग, उसकी जो चालें हैं वो V1 V2 V3 ये चाल हैं, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, कुल दूरी किसके बराबर हो जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश डैश। कुल लगा समय क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश। T1 का मान कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक। तो इस केस में जो V एवरेज होगा हमारा, V एवरेज ये हमारी औसत चाल है, ये किसके बराबर हो जाएगी, कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 बटे कुल लगा समय हमारा ये है, यानी कि S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 प्लस डैश डैश डैश। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, औसत चाल को निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट कंडीशन में हमको समय दिया गया है और चाल दी गई है, दूरी नहीं दी गई है ना। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन है कि अगर समय अंतराल अलग अलग हैं, समय अंतराल हैं हमारे T1 T2 T3 अलग अलग हैं, और इन समय अंतराल में जो चालें हैं वो हमने मानी क्या है, मान ली V1 है, V2 है, V3 है। तो कुल दूरी अब क्या होगी हमारी, यहाँ पर दूरी हमको दी नहीं, हमें निकालना पड़ेगा S1 प्लस S2 प्लस S3। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी कि V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पर इस समय जो V एवरेज होगा हमारा, यानी कि जो औसत चाल होगी वो किसके बराबर, कुल दूरी हमारी ये है, यानी कि V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस डैश 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 बटे कुल समय अंतराल T1 T2 T3 को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश। तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से औसत चाल। ठीक।
तो अगर आपको अगर आपको दूरी दी गई है और चाल दी गई है तो आपको समय निकालना पड़ेगा, और अगर आपको समय दी गई है, चाल दी गई, तो आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, तभी आप एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हो। अगर मान लो कोई वस्तु दो समान समय अंतराल में अलग अलग चाल से चलती है, मतलब पहले t समय में चली v1 चाल से, फिर अगले t समय में चली v2 चाल से, तो अब इसका एवरेज क्या होगा, v एवरेज। तो उस केस में v एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, v एवरेज बराबर कुल दूरी क्या हो जाएगी, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन कुल समय हमारा क्या है, t प्लस टी, यानी कि t को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो v1 प्लस v2, यहाँ पर ये हो जाएगा 2t, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि v1 प्लस v2 अपॉन टी। तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, औसत चाल को निकाल सकते हो। ये कब है, जब वो समान समय अंतराल में अलग अलग चाल से चलती है। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा आता है बच्चों तात्क्षणिक चाल। कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल, इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी क्या होती है, तात्क्षणिक चाल क्या होती है कि अगर कोई वस्तु असमान चाल से चल रही है तो किसी विशेष टाइम पर, किसी विशेष क्षण पर उसकी चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब कोई वस्तु असमान चाल से चलती है तो किसी विशेष क्षण पर या किसी विशेष समय पर वस्तु की चाल को हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसमें आप परिभाषा लिख लीजिए कि असमान चाल से गतिमान वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु बहुत छोटे समय अंतराल डेल्टा टी में अगर डेल्टा एस दूरी तय करती है तो उस समय जो हमारी जो चाल होगी v बराबर क्या होगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना। और अगर इस डेल्टा टी का मान टेंस टू ज़ीरो हो, डेल्टा टी का मान क्या है हमारा, टेंस टू ज़ीरो। टेंस टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि जो डेल्टा टी है वो लगभग ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो नहीं है, मतलब 0.000000001 है, तो ये लगभग ज़ीरो के बराबर है लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो उस केस में जो v होगा वो क्या होगा, लिमिट। उस केस में हम लिमिट, जब कोई वस्तु, कोई भी जो आपका जो क्वांटिटी है वो टेंस टू ज़ीरो होती है, उस केस में हम लिमिट लेते हैं और लिमिट यहाँ हम लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। तो ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये हमारी डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि डी एस अपॉन डी टी। तो उस केस में v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। ये हमारा क्या है, डी एस अपॉन डी टी, दूरी s का समय t के सापेक्ष अवकलन गुणांक। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि तात्क्षणिक चाल को निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से बच्चों आता है वेग। वेग क्या होता है हमारा, वेग किसी वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को। अब देखो चाल और वेग में यही अंतर है। चाल में हमने क्या किया था, दूरी के साथ एकांक समय में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। उसी तरीके से किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में विस्थापन क्या कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, तो वेग की परिभाषा क्या होगी यहाँ पर कि किसी वस्तु का एकांक समय में विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। बस चाल और वेग में यही अंतर है कि चाल में हम दूरी लेते हैं, वेग में विस्थापन लेते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में विस्थापन
उसका वेग कहलाता है। या समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, वो एक ही चीज़ है। v वेक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन बटे समय अंतराल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर चाल और वेग में अंतर समझना। हमने चाल के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, v इज इक्वल टू दूरी बटे समय अंतराल लिखा था ये। तो हमने, ये हमारा वेग है और ये हमारी क्या है, चाल। आप देख सकते हो, एक तो हमने वेग के ऊपर एरो लगाया, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक अदिश राशि है। इस पर मैंने कोई एरो नहीं लगाया, इसका मतलब ये एक अदिश राशि है। दूसरा, ये विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात होता है, ये दूरी और समय अंतराल का अनुपात होता है, जिसमें कि विस्थापन वैसे एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये वेग क्या हो गया, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में विस्थापन क्या कहलाता है, उसका वेग कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर भी वेग कहलाती है, एक परिभाषा ये भी हो सकती है। फिर से वही चीज़, वेग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि चाल दो प्रकार की थी, एक असमान और एक समान और असमान चाल, ऐसे वेग भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक समान वेग और असमान वेग। जो वेग होता है हमारा, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक समान वेग, फिर से वही बात आ गई, और असमान वेग। एक समान वेग क्या होता है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, जैसे कि चाल में था, समान समय में समान दूरी तय कर रही थी, ये क्या होगा, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है। तो इस प्रकार का जो वेग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक समान वेग। असमान वेग में क्या होगा कि वस्तु समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होगी, यानी कि जो विस्थापन होगा वो अलग अलग होगा। समान समय अंतराल में असमान विस्थापन, ये क्या कहलाता है, हमारा असमान वेग कहलाता है। ठीक, अब ये जो असमान वेग है, ये मेन एक तरीके से असमान गति हो गई है ना, परिवर्तित चाल हो गई, इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, इसे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, इसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो ये जो असमान वेग है, एक तरीके से क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। ठीक है, अब फिर से यही चीज़ की जो असमान वेग है, ये फिर से हमारा दो प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा, एक तो औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, और एक हो जाएगा हमारा तात्क्षणिक वेग, चाल की तरह। ठीक, फिर से वही औसत क्या होगा, कुल विस्थापन बटे, जैसे कि उसमें था कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, कुल, बस दूरी की जगह यहाँ पर सब जगह विस्थापन कर देना है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, ये हमारा हो जाएगा औसत वेग। ठीक, और तात्क्षणिक वेग क्या होगा, फिर से वही चीज़ कि जब कोई वस्तु असमान वेग से गति करती है तो किसी एक विशेष टाइम इंटरवल पर, किसी एक विशेष क्षण पर उसका जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। फिर से वही चीज़ आ जाएगी, फॉर्मूला क्या बनेगा, v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। यहाँ s पर भी आप वेक्टर लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये विस्थापन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ds वेक्टर अपॉन dt। ये क्या है, हमारा विस्थापन है, बहुत, ds का मतलब बहुत सूक्ष्म विस्थापन, dt का मतलब बहुत सूक्ष्म समय अंतराल। ठीक, तो ds अपॉन dt क्या शो कर रहा है, इस समय t के सापेक्ष विस्थापन s का अवकलन गुणांक, और v वेक्टर हमारा क्या है, यहाँ पर तात्क्षणिक वेग, ये क्या है हमारा, तात्क्षणिक वेग। जैसे कि चाल में था, जब कोई वस्तु असमान चाल से चलती है तो किसी विशेष क्षण पर उसकी चाल को हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ऐसी तात्क्षणिक वेग भी है कि जब कोई वस्तु असमान वेग से गति करती है तो उस वस्तु का किसी विशेष
क्षण पर जो वेग होता है उसका कहलाता है ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक, तो अब चाल और वेग में बच्चों क्या अंतर है? पहली तो मेन चीज़ क्या है कि चाल जो होती है वो एक अदिश राशि होती है और वेग क्या है? एक सदिश राशि है। दूसरा, चाल क्या होती है उसकी परिभाषा लिख दो, एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। विस्थापन क्या होता है? एकांक समय में पिंड के विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। तीसरा, चाल हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और वेग क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर किसी वस्तु का वेग बदलता है तो ये ज़रूरी नहीं है उसकी चाल भी बदल जाए, है ना। उसकी चाल कांस्टेंट रह सकती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है अगर वेग बदल रहा है। देखो, जब कोई वस्तु जैसे हमारी एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो क्या होता है? उसकी चाल तो कांस्टेंट रहती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। तो उस दिशा के कारण हम ये कहते हैं कि वेग बदल रहा है, चाल कांस्टेंट है ना, वेग बदल रहा है। इसका मतलब वेग बदल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी चाल भी बदले, लेकिन अगर चाल बदलती है तो उसका वेग ज़रूर बदल जाएगा, अवश्य बदल जाएगा। ये मेन पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर लिखिएगा चाल और यहाँ लिखिएगा वेग। एक तो हमने आपको बताया कि चाल होती है वो अदिश राशि होती है, वेग हमारी सदिश राशि होती है। दूसरा, परिभाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा हमने लिख ली वो लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि अगर किसी वस्तु का वेग बदलता है, किसी वस्तु का वेग बदलता है तो ये आवश्यक नहीं है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि चाल भी बदले, है ना। लेकिन चाल बदलने पर वेग अवश्य ही बदल जाएगा। इस पॉइंट को चाहो तो इस तरीके से समझो कि जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है? चाल प्लस डायरेक्शन। जब ये दोनों चीज़ें मिलती तो क्या बनता है? वेग। तो अगर चाल नहीं भी बदल रही और डायरेक्शन बदल जा रही है तो भी हमारा वेग बदल जाएगा, है ना। लेकिन अगर चाल बदल रही है तो वेग तो ज़रूर बदलेगा ही बदलेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक। और चौथा पॉइंट आपका क्या था कि जो चाल होती है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। और वेग पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चे चाल और वेग में आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे।